अगर आप फ्लक्चुएटिंग सिग्नल को स्टेडी सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहते हो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये कर सकते हैं। आपको नॉइस को फिल्टर करना है और सिर्फ प्योर सिग्नल को रखना है, वो भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर ईजिली कर लेते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, ये सारे काम एक छोटे से आईसी पैकेज में होते हैं जो अक्सर आपकी फिंगर नेल से भी छोटा होता है। तो फिर कैसे इतना छोटा डिवाइस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंट्रोल, फिल्टर, एम्पलीफाई और मैनिपुलेट करता है, वो भी बिना किसी फ्लॉ के? इसका जवाब छुपा है उनके जीनियस और सिंपल डिजाइन में। आप सोच रहे होंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर सिर्फ एक टेक्निकल टर्म है जिसे सिर्फ इंजीनियर्स ही समझते हैं, लेकिन भरोसा रखिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एप्लीकेशंस हर दिन हमारी जिंदगी को टच करती हैं बिना हमें पता चले। हॉस्पिटल मॉनिटर के सॉफ्ट बीप से लेकर आपके फेवरेट गाने की क्रिस्प साउंड तक, ऑपरेशनल एम्पलीफायर ही कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स को समझने के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन ये कैसे काम करते हैं और क्यों इन्हें मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक में से एक माना जाता है? आज के इस एपिसोड में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर यानी कि ओपेम के प्रिसिशन और पावर के मैजिक को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये छोटी सी डिवाइस कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स को एम्पलीफाई करती है बिना किसी डिस्टॉर्शन के, और कैसे ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की फाउंडेशन बन चुकी है। चाहे आपका मोबाइल हो, मेडिकल डिवाइसेस हो या फिर हाई एंड ऑडियो सिस्टम्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर हर जगह क्वाइटली काम कर रहे होते हैं। तो फिर चलिए स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे ये छोटा सा चिप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में इतना बड़ा कमाल कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक साइंस पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड नंबर 25 में। तो चलिए अपने इमेजिनेशन की खिड़कियों को खोलिए, आवाज के साथ रहिए, सुनिए और समझिए उस इंटरेस्टिंग थ्योरी को जो है अबाउट द टॉपिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, छोटी चिप बड़ी पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का हिडन हीरो। OPAMP means ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स एंड एक्स्ट्रा, वो सारे कंपोनेंट्स एक स्मॉल चिप पर फैब्रिकेट किए जाते हैं जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। ये इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन को परफॉर्म करने के साथ साथ वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भी एम्पलीफाई करने में कैपेबल होते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के मल्टीपर्पसेस की वजह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी ब्रांचेस में यूज किया जाता है, जैसे डिजिटल सर्किट्स, लीनियर सर्किट्स, कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो इंटरनल स्टेजेस होती हैं वो डायरेक्ट कपल होती हैं, मीन्स किसी भी कपलिंग कैपेसिटर को यूज नहीं किया जाता है इंटरनल स्टेजेस को कपल करने के लिए। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इस डायरेक्ट कपलिंग प्रॉपर्टी की वजह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर एसी सिग्नल के साथ साथ डीसी सिग्नल्स को भी एम्पलीफाई कर सकते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो बहुत हाई होता है, आइडियली इनफाइनाइट, एंड जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो बहुत लो होता है, आइडियली ज़ीरो। वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस का इफेक्ट ये होता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर सिग्नल सोर्स से वेरी स्मॉल करंट को ड्रॉ करता है, आइडियली ज़ीरो। वहीं दूसरी तरफ वेरी लो आउटपुट इम्पीडेंस का इफेक्ट ये होता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज को प्रोवाइड करता है। कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज जो उस करंट से इंडिपेंडेंट होता है जो सोर्स से ड्रॉ होती है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगभग हमेशा नेगेटिव फीडबैक में ही ऑपरेट करते हैं, जबकि इस नेगेटिव फीडबैक की वजह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन रिड्यूस होता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो ओपन लूप वोल्टेज गेन होता है वो बहुत हाई होता है, आइडियली इनफाइनाइट एंड टिपिकली मोर देन 2 लाख। तो हम इस वेरी हाई ओपन लूप गेन को सेक्रीफाई कर सकते हैं नेगेटिव फीडबैक के एडवांटेजेस को अचीव करने के लिए। नेगेटिव फीडबैक के एडवांटेजेस जो इंक्लूड करते हैं लार्ज बैंडविड्थ को एंड गेन स्टेबिलिटी को। की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट स्टेज पर होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट स्टेज पर होता है क्लास बी पुश पुल इमीटर फॉलोअर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर वो सर्किट होता है जो टू इनपुट सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है एंड देन उन टू इनपुट सिग्नल्स के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। मीन्स डिफरेंशियल एम्पलीफायर टू इनपुट वोल्टेजेस के डिफरेंस को तो एम्पलीफाई करता है, लेकिन उन टू इनपुट वोल्टेजेस के बीच अगर कोई वोल्टेज कॉमन होता है तो उस कॉमन वोल्टेज को सप्रेस कर देता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। सिंबल ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सिंबल में पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, पोलैरिटी साइन नहीं होते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सिंबल में नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है इन्वर्टिंग इनपुट को एंड पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को। अगर सिग्नल नेगेटिव टर्मिनल मीन्स इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया जाता है तो आउटपुट पर जो सिग्नल मिलता है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है इनपुट सिग्नल का। और अगर सिग्नल पॉजिटिव टर्मिनल मीन्स नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया जाता है तो आउटपुट पर जो सिग्नल मिलता है वो सिग्नल सेम फेज में होता है एज इनपुट सिग्नल के। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट वोल्टेज की रेंज लिमिटेड होती है पावर सप्लाई वोल्टेजेस से। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। प्रॉपर्टी नंबर 1, ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो कि एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है, इस मल्टी स्टेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट स्टेज पर होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर एंड आउटपुट स्टेज पर होता है क्लास बी पुश पुल इमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर। प्रॉपर्टी नंबर 2, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल्स वाले इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन कांस्टेंट रहता है वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए। प्रॉपर्टी नंबर 3, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का CMRR यानी कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो वेरी लार्ज होता है, ग्रेटर देन 90 dB। प्रॉपर्टी नंबर 4, इम्पीडेंस के रिस्पेक्ट में देखें तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस जहां वेरी लार्ज आइडियली इनफाइनाइट होता है तो वहीं दूसरी तरफ आउटपुट इम्पीडेंस वेरी लो टिपिकली लेस देन 200 ओम होता है। प्रॉपर्टी नंबर 5, आइडियल कंडीशन के रिस्पेक्ट में ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जहां ओपन लूप वोल्टेज गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट वोल्टेज रेंज, बैंडविड्थ, स्लू रेट इनफाइनाइट होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ आउटपुट इम्पीडेंस एंड इनपुट ऑफसेट वोल्टेज 0 होते हैं। कॉमन मोड सिग्नल्स। डिफरेंशियल एम्पलीफायर के केस में जब इनपुट सिग्नल्स एम्पलीट्यूड में एग्जैक्टली इक्वल और इन फेज होते हैं तो उन सिग्नल्स को कॉमन मोड सिग्नल्स कहते हैं। डिफरेंशियल एम्पलीफायर इन कॉमन मोड सिग्नल्स को रिजेक्ट कर देता है, मीन्स डिफरेंशियल एम्पलीफायर इन कॉमन मोड सिग्नल्स को एम्पलीफाई नहीं करता। कॉमन मोड ऑपरेशन में टू सिग्नल्स के बीच का डिफरेंस 0 होता है। रीजन सिग्नल्स का एग्जैक्टली सेम एम्पलीट्यूड एंड इन फेज में होना। डिफरेंशियल मोड सिग्नल्स। डिफरेंशियल एम्पलीफायर के केस में जब इनपुट सिग्नल्स एम्पलीट्यूड में तो एग्जैक्टली इक्वल होते हैं बट
फेज के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं, तो उन सिग्नल्स को डिफरेंशियल मोड सिग्नल्स कहते हैं। डिफरेंशियल मोड ऑपरेशन में टू सिग्नल्स के बीच का डिफरेंस ईच सिग्नल की वैल्यू का ट्वाइस होता है। रीजन, सिग्नल्स का एग्जैक्टली सेम एम्पलीट्यूड एंड 180 डिग्री आउट ऑफ फेज में होना। CMRR means common mode rejection ratio. कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो डिफरेंशियल एम्पलीफायर की वो एबिलिटी है जिसके बेसिस पर डिफरेंशियल एम्पलीफायर कॉमन मोड सिग्नल्स को रिजेक्ट करता है। CMRR की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर उतना ही ज़्यादा बेटर होता है टू एलिमिनेट कॉमन मोड सिग्नल्स। कॉमन मोड सिग्नल्स यूजली अनडिजायर्ड सिग्नल्स होते हैं जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की वजह से जनरेट होते हैं। इन अनडिजायर्ड कॉमन मोड सिग्नल्स को रिजेक्ट करना डिफरेंशियल एम्पलीफायर का वन ऑफ मेड एडवांटेज होता है। CMRR रेशियो होता है डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन टू कॉमन मोड वोल्टेज गेन का। dB में CMRR की वैल्यू होती है 20 log बेस 10 ब्रैकेट में CMRR के। अगर CMRR की वैल्यू 10 है तो dB में वैल्यू होगी 20 dB। अगर CMRR की वैल्यू 10⁻³ है तो dB में वैल्यू होगी 60 dB। अगर CMRR की वैल्यू 10⁵ है तो dB में वैल्यू होगी 100 dB। अगर CMRR की वैल्यू 10⁻7 है तो dB में वैल्यू होगी 140 dB। बैंडविड्थ ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो सारी लिमिटेड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए ही वर्क करती हैं। इस लिमिटेड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही बैंडविड्थ कहते हैं। एवरी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बैंडविड्थ मींस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसके लिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर प्रॉपर्ली वर्क करता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वो बैंडविड्थ ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट के क्लोज लूप गेन पर डिपेंड करती है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर GBW मीन्स गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। GBW मीन्स वो फ्रीक्वेंसी जिस पर क्लोज लूप गेन यूनिटी होता है। इस GBW यानी कि गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट पैरामीटर को यूज करके क्लोज लूप गेन की मैक्सिमम वैल्यू को ऑब्टेन किया जा सकता है एट ए गिवन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्लोज लूप गेन हायर होने पर बैंडविड्थ नैरो होगी एंड क्लोज लूप गेन लोअर होने पर बैंडविड्थ वाइडर होगी। स्ल्यू रेट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का स्ल्यू रेट मेजर करता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज कितना फास्ट चेंज हो सकता है। स्ल्यू रेट को मेजर किया जाता है वोल्ट पर माइक्रोसेकंड्स में। अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का स्ल्यू रेट 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड है तो इसका मतलब हुआ ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज एवरी माइक्रोसेकंड 0.5 वोल्टेज से चेंज हो सकता है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम का फंक्शन होती है इसलिए स्ल्यू रेट को यूज किया जा सकता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने के लिए। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है स्ल्यू रेट अपॉन 2 पाई इंटू VPK, जहां VPK ऑपरेशन एम्पलीफायर के आउटपुट वोल्टेज की पीक वैल्यू है। मल्टी स्टेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट्स, जब नंबर ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर स्टेजेस सीरीज में कनेक्टेड होती हैं तो ओवरऑल वोल्टेज गेन इंडिविजुअल स्टेज गेन्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मान लीजिए अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर की 3 स्टेजेस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इस सीरीज कनेक्शन में ऑपरेशनल एम्पलीफायर की फर्स्ट स्टेज प्रोवाइड की जाती है नॉन इन्वर्टिंग गेन प्रोवाइड करने के लिए, जबकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की नेक्स्ट 2 स्टेजेस प्रोवाइड करती हैं इन्वर्टिंग गेन्स को।
क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की 3 स्टेजेस के सीरीज कनेक्शन का ओवरऑल वोल्टेज गेन पॉजिटिव होता है, इसलिए सर्किट नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है। इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इम्पीडेंस। नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में आउटपुट का एक पार्ट इनपुट पर फेड यानी कि अप्लाई किया जाता है इन फेज अपोजिशन टू द इनपुट। नेगेटिव फीडबैक के एडवांटेजेस होते हैं स्टेबल गेन, लेस डिस्टॉर्शन, इंक्रीज बैंडविड्थ। इसके अलावा नेगेटिव फीडबैक सर्किट के इनपुट इम्पीडेंस एंड आउटपुट इम्पीडेंस को भी अफेक्ट करता है। नेगेटिव फीडबैक का इफेक्ट बोथ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के इम्पीडेंसेस पर पड़ता है। इन केस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में नेगेटिव फीडबैक इनपुट इम्पीडेंस को ग्रेटली इंक्रीज करता है एंड एट द सेम टाइम आउटपुट इम्पीडेंस को डिक्रीज करता है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में इंक्रीज इनपुट इम्पीडेंस एक एडवांटेज होता है, क्योंकि इस इंक्रीज इनपुट इम्पीडेंस की वजह से एम्पलीफायर अपने सोर्स सर्किट के लिए लेस लोड के साथ प्रेजेंट होता है। वहीं दूसरी तरफ डिक्रीज आउटपुट इम्पीडेंस भी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि लो आउटपुट इम्पीडेंस के साथ एम्पलीफायर अब लो इम्पीडेंस लोड्स को ड्राइव करने के लिए भी बेटर सूटेड होता है। वोल्टेज फॉलोअर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का एक स्पेशल केस होता है विद फीडबैक फ्रैक्शन यूनिटी मीन्स 1। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पर नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक के ओवरऑल 3 इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स होते हैं। नंबर 1, इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स इन फेज में होते हैं। नंबर 2, इनपुट इम्पीडेंस वर्चुअली इनफाइनाइट होता है। नंबर 3, आउटपुट इम्पीडेंस वर्चुअली 0 होता है। इन केस ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक का एडिशन सर्किट के इनपुट इम्पीडेंस को रिड्यूस करता है। इनपुट इम्पीडेंस में रिडक्शन ही वो प्राइमरी डिफरेंस होता है जो इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग नेगेटिव फीडबैक सर्किट्स के बीच होता है। इसके अलावा नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक का इफेक्ट 2 सर्किट्स में आइडेंटिकल होता है। समिंग एम्पलीफायर्स। समिंग एम्पलीफायर एक इन्वर्टेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स को एक्सेप्ट कर सकता है। समिंग एम्पलीफायर का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो उसके इनपुट वोल्टेजेस के अलजेब्रिक सम के नेगेटिव के प्रोपोर्शन होता है। समिंग एम्पलीफायर में प्रॉपर मॉडिफिकेशंस करके समिंग एम्पलीफायर को मैनी यूजफुल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जा सकता है। 2 इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस जिसमें समिंग एम्पलीफायर को यूज किया जाता है वो होती हैं एवरेजिंग एम्पलीफायर एंड सबट्रैक्टर। एवरेजिंग एम्पलीफायर के केस में इनपुट रजिस्टर एंड फीडबैक रजिस्टर की प्रॉपर वैल्यूज को यूज करके समिंग एम्पलीफायर को डिजाइन किया जाता है। इस केस में समिंग एम्पलीफायर जिस आउटपुट वोल्टेज को प्रोवाइड करता है वो आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेजेस के एवरेज के इक्वल होता है। समिंग एम्पलीफायर एवरेजिंग एम्पलीफायर की तरह एक्ट करे उसके लिए 2 कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी होता है। नंबर 1, जितनी भी इनपुट रजिस्टर्स हैं वो इक्वल वैल्यू के होने चाहिए। नंबर 2, किसी भी इनपुट रजिस्टर एंड फीडबैक रजिस्टर का रेशियो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ इनपुट सर्किट्स के। सबट्रैक्टर के केस में समिंग एम्पलीफायर को यूज किया जाता है उस आउटपुट वोल्टेज को प्रोवाइड करने के लिए जो आउटपुट वोल्टेज 2 वोल्टेजेस के डिफरेंस के इक्वल होता है। वो सर्किट जो वोल्टेजेस के डिफरेंस को एज आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करता है उस सर्किट को सबट्रैक्टर कहते हैं। अगर सर्किट सबट्रैक्टर की तरह ऐड करता है तो उस सर्किट के
इनपुट इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन यूनिटी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सर्किट का आउटपुट वोल्टेज वोल्टेजेस के ट्रू डिफरेंस के प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, छोटी चिप बड़ी पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का हिडन हीरो। आज का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर याद रखिए ताकि आने वाले एपिसोड्स के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और साथ में इलेक्ट्रॉनिक साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ सुनते रहिए और सीखते रहिए। शुक्रिया।